नमस्कार। आज हम बजट पर चर्चा करेंगे। यूपीएससी की परीक्षा में बजट पर काफी क्वेश्चन आते हैं, आपकी प्रीलिम्स में और मेंस में। तो पहले हम जानेंगे कि सरकार की तिजोरी क्या है। सरकार की तीन तिजोरियों में पैसे कैसे आते हैं, क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से पैसे आते हैं। इसके अलावा हम रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा एफआरबीएम एक्ट पर डिटेल में चर्चा करेंगे। राजकोषीय घाटी की परिभाषा पर देखेंगे। प्राथमिक घाटा देखेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे और इस पे जुड़े हुए जो सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस होंगी। तो चलिए बात करते हैं इस पे। बजट की बेसिक्स में पहले हम पढ़ेंगे सरकार की तीन तिजोरियां क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत खर्चों का जो कंसेप्ट है, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इसके अलावा फिजिकल फिजिकल डेफिसिट की जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक्स है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बजट के जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उससे करते हैं। भारत में 7 अप्रैल 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला बजट पेश किया था ब्रिटिश क्राउन का के तहत। और इस बजट को पेश किया था जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, असल में वो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, जेम्स विल्सन। पहली बार भारत में बजट पेश करने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे वो स्कॉटिश थे, जेम्स विल्सन साहब। 1860 में ये बजट पेश किया गया था और ये भारत का पहला बजट था। आजाद भारत में जो पहला बजट पेश किया गया वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया और उस समय भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर सन्मुखम चेट्टी। और जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इस समय नवंबर महीने में चूंकि बजट पेश किया गया था, इसलिए ये बजट सिर्फ 5 महीने के लिए रखा गया था। यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक, इतने छोटे समय के लिए ये हमारा पहला बजट पेश किया गया था। सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले जो फाइनेंस मिनिस्टर भारत में है वो स्वर्गीय मोरारजी देसाई थे। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था आजाद भारत में। कभी कभी वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ब्लैक बजट किसको कहते हैं, ब्लैक बजट। तो ये ब्लैक बजट था 1973-74 का बजट, क्योंकि उस समय के हिसाब से यहाँ पर बजट घाटा बहुत ज्यादा था। लगभग उस समय 550 करोड़ रुपए था। यह भारत का ब्लैक बजट कहलाता है। आर वेंकट रमन और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे दो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जो बाद में प्रेसिडेंट के रूप में काम किए हैं। ये भी एक छोटी छोटी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में। अंतरिम जो बजट शब्द का प्रयोग जो पहली बार किया गया था वो हमारे प्रथम वित्त मंत्री आर सन्मुखम चेट्टी ने किया था। 1948-49 के अपने बजट भाषण में किया था। उन्होंने ये अंतरिम शब्द का प्रयोग का मतलब था कि छोटी अवधि के लिए किया शुरू किया गया बजट। बजट शुरू होने की प्रक्रिया के पहले ही एक भव्य समारोह आयोजित किया जाता है और इस समारोह में हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और जो महत्वपूर्ण मंत्रीगण होते हैं वो अधिकारियों के बीच हलवा वितरित करते हैं। हलवा वितरण का समारोह होता है और ये 20 साल का हलवा वितरण समारोह की कुछ तस्वीरें हैं। इसका मतलब ये कि हमारी संस्कृति में ये है कि जब भी हम कुछ बड़ा काम करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, तो मुंह मीठा करके उसकी शुरुआत करते हैं। तो चूंकि बजट से ही हमारी देश की इकोनॉमी का आधार मिलता है, हमारी देश के पूरे साल का भविष्य, हमारी जीडीपी, हमारी ग्रोथ, ये सब कुछ उस पर निर्भर होती है। तो इसलिए ये परंपरा शुरू की गई। इसके अलावा पहले रेल बजट और आम बजट दोनों साथ पेश किए जाते थे, लेकिन साल 2016 में जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने रेल बजट और आम बजट दोनों को मिला दिया।
ये पहले 92 साल तक लगातार आम बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग पेश होते थे। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है। जो बजट जो शब्द है वो एक फ्रेंच वर्ड से आया है, बैगेट। बैगेट उसको बोलते हैं, जो फ्रेंच वर्ड है बैगेट। और बैगेट का मतलब होता है लेदर, लेदर का बैग, चमड़े का बैग। और ये जो चमड़े का बैग है, ये चमड़े का जो ब्रीफ केस है, लगभग 150 साल तक यही ब्रीफ केस इस्तेमाल हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 7 अप्रैल 1860 से जो पहला बजट पेश किया गया था, उसके बाद 2010 तक ये ब्रीफ केस इस्तेमाल हुआ। लेकिन 2010 के बाद फिर ये परंपरा खत्म की कर दी गई। संविधान में कहीं भी बजट का उल्लेख नहीं है, तो फिर संविधान में किस चीज का उल्लेख है? आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट की बात कही गई है। इसको थोड़ा ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में नोट किया कहा गया है। इसके अलावा आर्टिकल 265 में फाइनेंस बिल की बात की गई है फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस। और आर्टिकल 114 में अप्रोप्रिएशन बिल फॉर स्पेंडिंग मनी की बात की गई है। ये सब थोड़ा भी डिटेल में आगे बताऊंगा आपको, बस अभी फैक्ट्स को सब देखते जाइए। अब हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, बजट होता क्या है, बजट क्यों हम बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि बजट अपने हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें, हमने परिवार की बात करें, तो हम भी बजट बनाते हैं, अपने आय और व्यय का लेखा लेखा जोखा बनाते हैं। और इसके लिए जो हम अनुभव, हमारा पुराना अनुभव होता है कि पहले जो दिक्कतें आई या जो उपलब्धियां रही, उनको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो इस तरह हम अपना एक फाइनेंशियल प्लान तैयार करते हैं, हम अपने परिवार में ऐसा करते हैं। यही चीज, चूंकि देश एक पूरा बड़ा परिवार है, वही कंसेप्ट हम यहाँ पर लागू करते हैं। और यहाँ पर हम जो वित्तीय योजना एक पूरे साल के लिए तैयार करते हैं, उसके लिए ये बजट का कंसेप्ट है। भारत में जो बजट का आधार होता है वो वार्षिक होता है, मतलब एक साल का होता है। और इसीलिए इसको कहते हैं एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा। और संविधान का जो अनुच्छेद 112 है, उसमें ये लिखा गया है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। तो ये दो चीजें हैं आपके लिए। इस प्रकार अगर हम बात करें तो बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च, उसका एक विवरण होता है। तो वित्तीय वर्ष क्या है आपको पता ही है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, मतलब अगर हम 2023 की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक एक वित्तीय वर्ष कहलाएगा। बजट बनाते क्यों हैं, बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? हम सब के पास एक वित्तीय संसाधन कुछ होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और उसके आधार पर ही हम अपने खर्चे करते हैं। तो जितने संसाधन होंगे उतना ही तो हम पैर फैलाएंगे ना, जितनी चादर की लंबाई होगी। ये हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, और वो हमारे देश के बजट पे भी लागू होता है। यानी हमारे देश के पास जितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसका इस्तेमाल करके किस रिसोर्स का खर्चा किस सेक्टर में करें, कहाँ करें, कितना करें, और उस पैसे का सोर्स कहाँ क्या होगा, ये सारी चीजें जो प्लान करेंगे वो बजट का हिस्सा होगा। इसके अलावा हम राजस्व बढ़ाने की बात करते हैं, जो राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने की बात करते हैं, ताकि हमारी आर्थिक और वित्तीय स्थिति बेहतर हो। इसके अलावा हम कर व्यवस्था को लागू करते हैं, नई नई योजनाएं लागू करते हैं, ताकि हम हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं। अभी ये सब कंसेप्ट अभी मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बजट बना लिया तो पूरी तरह से बजट वो सही होगा ही। इसका उदाहरण ये है कि साल 2021 20-21 में जो सेकेंड वेव कोविड की आई थी, उस साल बजट में तो बहुत सारी चीजें बनाई गई थी। लेकिन फिर कोविड का सेकेंड वेव आ गया अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, और फिर जितना भी प्लान था वो सब धराशायी हो गया। और यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि बजट में जो प्लान किया गया है, जो तरीके बनाए गए हैं, वैसे ही चीजें हों। वो सिर्फ एक अनुमान होता है, एक योजना होती है। बाकी चीजें तो भविष्य के गर्भ में होती हैं। अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में। बजट का, बजट की पूरी कहानी जो होती है ये पैसे पर निर्भर होती है, धन धन पे निर्भर होती है। अब ये धन आएगा कहाँ? धन रखा जाएगा तिजोरी में, और ये तिजोरी का पैसा कहां से आएगा?
तो सरकार की भी अपनी तिजोरी होती है, और ये तिजोरी 3 प्रकार की होती है। और इन 3 प्रकार की तिजोरियों में पैसा कहां कहां से आता है, यहां से आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होते हैं। सरकार की 3 तिजोरियां क्या हैं, और उन 3 तिजोरियों में पैसे कहां से आते हैं। तो संविधान में जिन 3 तिजोरियों का उल्लेख है, तिजोरी का मतलब फंड, तो ये जो फंड है, पहला है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। दूसरा है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, भारत का लोक लेखा। और तीसरा है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिकता निधि। तो ये केंद्र स्तर पर अगर ये 3 निधियां हैं, तो उसी तरह राज्यों के स्तर पे भी ये 3 निधियां होती हैं, 3 प्रकार की तिजोरियां होती हैं। तो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत सरकार की पहली तिजोरी है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी तिजोरी है, और इसे हम कहते हैं संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये काफी व्यापक होता है और ये काफी संवेदनशील होता है, इसका महत्व काफी ज्यादा है। इसे अगर हम कुछ लोकप्रिय शब्द में बात करें, तो इसे ही भारत का राजकोष या खजाना के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण खजाना है, इसीलिए भारत का राजकोष इसको कहते हैं। अनुच्छेद 266(1) में इसकी व्यवस्था की गई है, और इस खजाने में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाला जो खजाना है, इसमें कौन कौन से राजस्व रखे जाते हैं? सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, सभी प्रकार के टैक्सेस। इसके अलावा सरकार जो ऋणों की वसूली करती है, उससे जो पैसा प्राप्त होता है, वो सब कुछ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। इसके अलावा मान लीजिए सरकार ने स्वच्छ भारत सेस से कुछ पैसा इकट्ठा किया, क्लीन एनर्जी सेस से पैसा इकट्ठा किया, तो इस तरह की जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, वो भी इसी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखे जाते हैं। सरकार लोन से जो पैसा लाती है, उसको भी इसी तिजोरी में डालते हैं। अगर जापान से कुछ लोन लिया या और भी किसी सोर्सेज से लोन लिया, उसको भी यहीं रखते हैं। इसके अलावा अगर सरकार ने किसी देश को ऋण दिया, कुछ कर्ज दिया, मान लीजिए श्रीलंका का कोई कर्ज दिया, उससे जो ब्याज की रिकवरी होगी, उसे भी CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखते हैं। तो ये तो तिजोरी के धन की बात हुई, लेकिन इस धन के खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी अति आवश्यक है। बिना संसद की मंजूरी के आप इस तिजोरी का पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। और ये मंजूरी, ये कौन तय करता है सरकार के लिए कि ये पैसा किस मद में कितना खर्च होगा? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए तय करते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा खर्च किया जाएगा, और ये कहाँ, इनका सिलेक्शन कैसे होता है। जो आपकी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में जो विभिन्न प्रकार के पद है ना, IFS, IAS, IRS, IPS, उसमें भी एक पद है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस का पद होता है। तो ये वही ऑफिसर होते हैं, और जो आगे चल के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, सीजीए बनते हैं। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना ये है कि सीजीए से सरकार जो भी पैसा निकालती है, वो एक तरह की उधारी होती है सरकार की। यानी कि सरकार को ये पैसा दोबारा उस तिजोरी में लाके डालना पड़ेगा। और संचित निधि से धन निकालने के लिए जिस विधेयक का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। उसे क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल। इसी विधेयक की मदद से, इसी बिल की मदद से हम इस तिजोरी से पैसा निकालते हैं। इस ग्राफ में मैंने कुछ समझाने की कोशिश किया है कि जो फाइनेंस बिल होगा, वो पार्लियामेंट पर परमिशन से जो टैक्सेस कलेक्ट होंगे, ये CFI में जमा होंगे। मतलब ये टैक्सेस, अप्रोप्रिएशन बिल क्या करता है? ये CFI से पैसा निकालने के लिए होता है। और ये बजट के 3 पार्ट हमने यहाँ दिखाए हैं: फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। तो ये जो अप्रोप्रिएशन बिल है, विनियोग विधेयक है, जब तक लागू नहीं हो जाता,
तब तक सरकार भारत की संचित निधि से, यानी कि इस तिजोरी से पैसा निकाल नहीं सकती है। और ये टाइम टेकिंग होता है, ये प्रक्रिया लगभग अप्रैल तक चलती है। तो फिर सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़े तो क्या करती है? इसके लिए लोकसभा ने एक शक्ति दी हुई है सरकार को। इस तरह की जरूरत के लिए सरकार कुछ पैसे निकाल सकती है। कहां से निकाल सकती है? लेखानुदान से निकाल सकती है, वोट ऑन अकाउंट्स के निकाल के माध्यम से धन निकासी कर सकती है, ताकि अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। एक क्वेश्चन यूपीएससी 2011 में आया है, जरा देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की जो मंजूरी है वो कहां से मिलती है? तो ये मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद ही इसकी मंजूरी देती है। इसका उत्तर होगा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एक और एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी उसी साल परीक्षा में आया हुआ है। ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीप्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द, ये कह रहे हैं कि टैक्सेस और दूसरे प्राप्तियों से जो पैसे इकट्ठा होते हैं उसको हम कहाँ रखते हैं? तो ये भी मैंने आपको भी बताया, इसको भी रखते हैं हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखते हैं। सी, इसका आंसर सी हुआ। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप गलत करेंगे तो उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होता है परीक्षा में। आप मतलब इन क्वेश्चंस को सारे बच्चे सही करके आते हैं। एक छोटा सा ग्राफ मैंने दिखाया है कि गवर्नमेंट की मनी कहाँ स्टोर होती है। तो तीन है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, कॉन्टिजेंसी फंड। तो ये मनी स्टोर होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि में संचित स्टोर होती है। आर्टिकल 266 में है, इसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट, ये भी आर्टिकल 266 में इसकी जानकारी दी गई है। अभी ये बाकी जो दोनों फंड है इसके बारे में डिटेल अभी आपको बता रहा हूं। इसमें पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो कॉन्टिजेंसी फंड है ये आर्टिकल 267 में है, और इसमें भी पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं पड़ती है इसके खर्च करने के लिए। अब भारत की दूसरी तिजोरी की बात करते हैं, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये भारत की दूसरी तिजोरी है, भारत का लोक लेखा, और इसका जिक्र किया गया है आपके अनुच्छेद 266(2) में। और केंद्र सरकार और राज्य, ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। इसमें इस कोष में किस तरह की धन की राशियों को रखा जाता है? वो धन जो सरकार की आय का प्रमुख स्रोत नहीं है, याद रखिएगा, और ये सरकार के पास एक धरोहर या जमानत के रूप में होते हैं। तो ये इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? जो भी ईपीएफ आप सुनते हैं ना, कर्मचारी भविष्य निधि के जो फंड होते हैं, ये पब्लिक का फंड होता है, पब्लिक का पैसा होता है, ईपीएफ में जमा होता है ना। जो भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में भी ईपीएफओ की व्यवस्था है, तो वो जो पैसा जमा होता है सरकार का, वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में रखा जाता है, वो इस तिजोरी में रखा जाता है। बहुत वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र लेते हैं, उससे अपना टैक्स बचाते हैं। विभिन्न प्रकार के आप पोस्ट ऑफिस में भी देख सकते हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, बैंकों में भी हैं। तो ये बचत पत्र, ये सेविंग सर्टिफिकेट का भी जो पैसा है वो भी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में आता है, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में नहीं रखा जाता है। याद रखिएगा, वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। न्यायालय जो जुर्माना वसूल करती है, न्यायालय जो जुर्माना वसूल करती है, वो भी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में रखा जाता है। और ये पूरी निधि जो होती है कार्यपालिका के अधीन होती है। इसके अलावा और कौन कौन से फंड इसमें रखे जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में? ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से? नेचुरल डिजास्टर रिस्पांस फंड, एनडीआरएफ का जो फंड है वो इसमें रखा जाता है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड अभी बताया आपको। प्रारंभिक शिक्षा कोष, इसका फंड इसमें रखा जाता है। मनरेगा के सारे फंड इसमें रखे जाते हैं। प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस फंड, ठीक है। ये सारे जो हैं आपकी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में, और इनके खर्च के लिए सरकार को पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है।
ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये अब तो हमने दो तिजोरियों की बात कर लिया, एक तो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दूसरा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। अब तीसरा है भारत की आकस्मिकता निधि, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये चूंकि इसका नाम जो आप देख रहे हैं कि आकस्मिक, मतलब जो इमरजेंसी की जो जरूरतें हैं, जो आकस्मिक जरूरतें हैं, वो वहां के लिए पैसे ही कहाँ, पैसे को कहां से हम जरूरत को पूरा करेंगे, तो उसके लिए ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। और ये है अनुच्छेद 267(1) में इसकी व्यवस्था की गई है। यह भारत की आकस्मिकता निधि की बात करता है, और 267(2) किसकी बात करता है? राज्यों के लिए आकस्मिकता निधि की व्यवस्था की गई है। तो 267(1) और 2 में क्या अंतर है, इसको समझ लीजिए ना कायदे से। जो कंटिजेंसी फंड होता है, इसको होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका जो काफ्स है, इसकी जो क्षमता है, 500 करोड़ फिलहाल रखी गई है, और इसमें राष्ट्रपति को पार्लियामेंट की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती है इसके खर्च के लिए। ये 3 टेबल हमने बनाए हैं, जिसके जरिए हमने इन तीनों फंड में अंतर दिखाया है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इनकम क्या है, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस रेवेन्यू। टैक्सेस जो हम सब भरते हैं, आपके पेरेंट्स जो भरते हैं। नॉन टैक्सेस रेवेन्यू में मान लीजिए आप लाल किला देखने गए और जो आपने फीस दिया, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू हो गया। इसके अलावा जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इसका जो फिक्स का 500 है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का जो इनकम है, एक तरह का पब्लिक मनी होता है, जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र है, प्रोविडेंट फंड है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में एक्सपेंडिचर जो होते हैं, सभी तरह के एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल होता है। और कॉन्टिजेंसी फंड में, आकस्मिकता निधि में, जो आपकी इमरजेंसी फंड है, जो जरूरतें हैं, जो आकस्मिक जरूरतें हैं, उनको पूरा करते हैं। और पब्लिक अकाउंट इंडिया में जो पब्लिक मनी होता है, वो पब्लिक मनी जो कि कंसोलिडेटेड फंड में जिसका जिक्र नहीं है, वो पब्लिक मनी यहां पे आती है। सीएफआई के लिए पार्लियामेंट का ये अप्रूवल जरूरी होता है। इसमें कॉन्टिजेंसी फंड में खर्च करने के बाद अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, पहले नहीं। और पब्लिक अकाउंट इंडिया में इसकी जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? सीएफआई का जिक्र 266(1) में किया गया है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जिक्र 267(1) में किया गया है। और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया का जिक्र 266(2) में किया गया है। ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन तीनों के। अब हम आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, जो कि बजट के आधार होते हैं। ये है राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, या रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो राजस्व बजट के दो हिस्से होते हैं, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। इसी तरह पूंजीगत बजट के दो हिस्से हैं, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। व्यय का मतलब आय और व्यय, इसी का लेखा जोखा तो आपका बजट होता है ना। तो राजस्व बजट में ये राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, और पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। तो अभी राजस्व और पूंजी की बात हो रही है, तो उसका कंसेप्ट थोड़ा समझते हैं। राजस्व है क्या, रेवेन्यू है क्या, या पूंजी या कैपिटल क्या है, इन दोनों को समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम अपने परिवार में रोज की जो जरूरतें हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जी, तो ये जो हम खर्च करते हैं, हमारे रोज का खर्च जो है, ये जो खर्च किया फिर वापस तो आएगा नहीं। जो हमने भोजन पे खर्च किया वो पैसा तो वापस आएगा नहीं। तो ये जो खर्चा होता है, ये आता है रेवेन्यू के तहत, रेवेन्यू वाला खर्चा है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पिताजी ने किसी जमीन को खरीदा, या किसी पुराने ऋण की अदायगी किया। अगर पुराने ऋण की अदायगी किया तो क्या एक बर्डन कम हुआ ना। या सरकार ने स्कूल बनाए, तो स्कूल का क्या फायदा होगा? वो बच्चे आगे चल के देश के लिए मानव संसाधन बनेंगे, देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि ये जो खर्च हैं, जमीन में जो निवेश है, पुराने ऋण की अदायगी, सरकार स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, रेलवे बना रही है, कुछ एसेट्स क्रिएट कर रही है, कंपनियां बना रही है। तो
तो ये जो संपत्तियां हैं इन पर ब्याज भी मिलता है और रिटर्न मिलते हैं। तो ये पूंजी यानी कि कैपिटल का पार्ट है। तो राजस्व और कैपिटल में अंतर आपने समझ लिया। तो रेवेन्यू बजट के दो हिस्से हुए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल बजट के दो हिस्से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो स्रोत हैं, एक तो टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे मैंने बताया कि आप लाल किला देखने जाते हैं और उसके बदले आपने फीस दिया, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू वही सरकार के खाते में जाएगी। टैक्स जो हम सब देते हैं, आपके माता पिता जो पे करते हैं, वो टैक्स रेवेन्यू। टैक्स भी दो प्रकार के हो गए, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, राजस्व प्राप्तियां क्या है। राजस्व प्राप्ति या राजस्व आय दोनों एक ही चीज है, रेवेन्यू रिसिप्ट। राजस्व प्राप्तियां सरकार की प्राप्तियां होती हैं, सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जिससे कोई देनदारी सृजित नहीं होती है, कोई लायबिलिटी सृजित नहीं होती है, और इससे सरकार की परिसंपत्तियों में भी कोई कमी नहीं आती, सरकार के एसेट्स में भी कोई कमी नहीं आती। जैसे इसमें टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज आएंगे। सरकार अगर कहीं निवेश करती है या किसी संपत्ति पर ब्याज और लाभांश प्राप्तियां, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट में शामिल है। तो ये सारी ऐसी प्राप्तियां हैं जिनको सरकार को किसी को भविष्य में वापस नहीं करना पड़ता। तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है? रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि आय, आपकी इनकम, ये जितना ज्यादा होता है आपकी इकोनॉमी उतनी अच्छी मानी जाती है। राजस्व आय, आपकी इनकम, आपकी देश की इकोनॉमी का आधार होता है। जितनी आय, जितनी इनकम ज्यादा होगी, उतना आपका देश समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा, उतनी आपकी जीडीपी अच्छी मानी जाएगी, उतना आपके देश की रेटिंग अच्छी होगी। और अगर सरकार कर्ज पर ब्याज चुका रही है, मान लीजिए सरकार कर्ज लेती है, मान लीजिए हमने जापान से दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के लिए कुछ कर्ज लिया, उस पर हम ब्याज चुका रहे हैं, सरकार ब्याज चुका रही है, ये राजस्व व्यय का हिस्सा है। तो ये जो व्यय है, इससे देनदारी तो कम नहीं हो रही है, मतलब आपकी लायबिलिटी तो कम नहीं हो रही है। लायबिलिटी, कर्ज तो बना हुआ है, आप कर्ज पे ब्याज दे रहे हैं और कर्ज का भुगतान भी जरूरी है, तो ये राजस्व व्यय का हिस्सा है। राजस्व व्यय का मतलब बार बार होने वाले जो खर्चे जिनसे देनदारी कम नहीं होती है। अब जैसे सरकार जो भी वेतन प्रदान करती है कर्मचारियों को, या रक्षा संबंधी जो व्यय करती है, सैनिकों को वेतन देती है, तो ये जो क्या है, राजस्व व्यय का उदाहरण है। अभी थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा आपको, अभी समझते जाइए। अब देखिए, यहां पर मैं आपको दो थोड़ा छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं। मान लीजिए सरकार ने सैनिकों को वेतन का जो खर्चा दिया, जो पैसा जो खर्च हुआ, वो तो राजस्व व्यय का उदाहरण हुआ। लेकिन सरकार ने मान लीजिए राफेल खरीदा, सरकार ने मान लीजिए रक्षा व्यवस्था के लिए कुछ बड़े अत्याधुनिक उपकरण खरीदे, सरकार ने S-400 खरीदा, तो ये क्या होगा? ये तो एसेट हो गया ना, ये तो आगे चल के आपके रक्षा के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहा है। तो ये राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है, यह पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। तो क्या अंतर हुआ राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में? राजस्व व्यय बार बार होने वाले खर्चे हैं और उनसे कोई संपत्ति का सृजन नहीं होता है। पूंजीगत व्यय एक बार होने वाला खर्चा है और ये आपकी कंट्री के लिए, आपके लिए एक एसेट होता है, एक परिसंपत्ति होता है। इस पर बहुत क्वेश्चन आए हैं, मतलब आपकी परीक्षाओं में कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिस पर क्वेश्चन नहीं आया है। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए जो शुरू किए कार्यक्रम का जो खर्चा है ना, वो भी राजस्व व्यय का खर्चा है, ठीक है, पूंजीगत व्यय का में नहीं आता है। इसके अलावा अब हम जरा पूंजीगत आय की बात करते हैं। तो पूंजीगत आय जो है, ऐसी आय है जिससे सरकार की देनदारी बढ़ती है, सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है, सरकार का बोझ बढ़ता है। जैसे सरकार ने मान लीजिए कहीं से ऋण लिया, सरकार ने आरबीआई से भी अगर ऋण लिया या फिर जनता से ऋण लिया, ये सब कुछ जो है पूंजीगत आय माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी रिश्तेदार से कुछ पैसे कर्ज लिए, और मान लीजिए 1 लाख रुपए कर्ज लिए, और आपने कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो ये क्या है? ये पूंजीगत आय है और ये आपको, ये लायबिलिटी है, एक बोझ की तरह है। तो पूंजीगत आय कभी भी अच्छा नहीं माना जाता,
अच्छा माना जाता है राजस्व आय। इसी तरह पूंजीगत व्यय ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूंजीगत व्यय आपके लिए एसेट क्रिएट करता है। आइए थोड़ा और इसको समझते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए पूंजीगत व्यय अधिक से अधिक होना चाहिए। सरकार की एसेट में वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जैसे सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण। और वहीं दूसरी तरफ जो राजस्व व्यय होते हैं, ऐसे खर्चे होते हैं जिससे सरकार की न तो उत्पादन क्षमता बढ़ती है और न ही आय बढ़ती है, जैसे वेतन, पेंशन, ये सब राजस्व व्यय में आता है। अब जैसे मान लीजिए आप ऋण लेकर राजस्व व्यय पर खर्च करते हैं। वैसे मान लीजिए आपने ऋण लेके अपने बेहतर भोजन खरीदना शुरू किया, तो ये क्या है, खराब स्थिति का सूचक माना जाएगा। मतलब अगर आप व्यक्तिगत खर्चों के लिए जो ऋण लेते हैं, वो राजस्व व्यय का उदाहरण, वो राजस्व व्यय में आएगा। लेकिन अगर आप ऋण लेके, मतलब मैं सरकार के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, सरकार सड़कें बनवाती है, स्कूल बनाती है, तो ये ऋण अच्छा माना जाएगा। तो इन दोनों में जरा अंतर समझिएगा। अगर ऋण आप अपने व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करते हैं, विलासिता की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और वही अगर ऋण लेकर सरकार अगर सड़कें बनवाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, तो इससे क्या होता है, ये परिसंपत्तियां हैं, एसेट हैं, जो आगे चलकर आपकी इकोनॉमी को और बेहतर बनाते हैं। जो अंग्रेजी माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए है, जो रिसिप्ट है वो क्या कहलाता है। रिसिप्ट मतलब नो लाइबिलिटी। अ रिसिप्ट कैन नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। एनी काइंड ऑफ बोरोइंग लोन इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब जो आप लोन लेंगे वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वो एक तरह का कैपिटल रिसिप्ट है। वो एक तरह का खराब किस्म की इनकम है, वो अच्छी इनकम नहीं है। और रिसिप्ट की एक और खास बात है, नो रिडक्शन इन एसेट्स। द रिसिप्ट मस्ट नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, एनी रिसिप्ट फ्रॉम अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट is not revenue receipt, as the stake sale leads to the reduction in the assets. राजस्व प्राप्ति या राजस्व आय के बारे में अगर हम और बात करें, जैसे मान लीजिए सरकार ने कहीं निवेश किया है, और निवेश करने के बाद सरकार को लाभ मिल गया। लाभ मिल गया यानी कि उसके लिए फायदा हो गया ना, मतलब निवेश का लाभ मिला, तो ये राजस्व प्राप्ति का उदाहरण होगा। इसके अलावा किसी देश ने सरकार को कुछ अनुदान दे दिया, जापान ने भारत को अनुदान दे दिया, तो ये भी राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। ठीक है। सरकार अगर कोई सेवा प्रदान करती है, तो उससे जो आमदनी मिलेगी सरकार को, वो भी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी राजस्व प्राप्ति, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। यानी कि राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी प्राप्ति है जिससे सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, और इसके बदले में सरकार को कुछ भी नहीं चुकाना पड़ता है। यानी कि किसी भी देश को अगर प्रॉस्पर बनना है, समृद्ध होना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए राजस्व प्राप्ति अधिक से अधिक होनी चाहिए। ये उसके संपन्नता का सूचक होता है। राजस्व प्राप्ति से सरकार की कोई देनदारी नहीं बढ़ती है। मतलब सरकार की कोई भी लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, और राजस्व प्राप्ति के बदले में सरकार को कुछ भी चुकाना नहीं पड़ता है। किसी भी देश के लिए राजस्व प्राप्ति अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक। जितना अधिक होगा वो देश उतना ही ज्यादा संपन्न होगा। राजस्व प्राप्ति अधिक होनी चाहिए, लेकिन पूंजीगत प्राप्ति अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऋण लेकर इकट्ठा किया गया पैसा वो प्राप्ति नहीं, वो बोझ माना जाता है। तो ये राजस्व प्राप्ति अधिक होनी चाहिए, पूंजीगत प्राप्ति अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम कैपिटल के टर्म में बात करें,
तो कैपिटल जो पूंजीगत प्राप्ति है ये कम होना चाहिए, लेकिन पूंजीगत व्यय ज्यादा होना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। मान लीजिए आपने कोई लाइसेंस बनवाने के लिए कोई शुल्क दिया, तो वो राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। अब देखिए कुछ देशों की राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी ज्यादा होती हैं कि उन देशों को अपने नागरिकों पर टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओमान, कतर, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके अलावा बहामास, मालदीव, इनको टूरिज्म से इतना पैसा मिल जाता है कि ये भी टैक्स फ्री कंट्रीज हैं। इनकी राजस्व प्राप्तियां इतनी ज्यादा हैं, सरकार को जनता पर एक्स्ट्रा बोझ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सरकार को जनता पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का मतलब है कि वहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट जो है बहुत अधिक मात्रा में है। और इसीलिए जो अमीर देश माने जाते हैं उनका रेवेन्यू रिसिप्ट काफी अच्छा होता है। अब हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात कर लिए, अब हम जरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर चर्चा करते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, ये क्या है? सरकार के रोजाना बार बार होने वाले खर्चे। ये बार बार वर्ड आपको याद रखना है, बार बार होने वाले खर्चे, यानी कि दिन प्रतिदिन के खर्चे। तो इसमें क्या क्या आएगा? सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, ब्याज का भुगतान, और दूसरे जो प्रशासनिक व्यय हैं, ये सारे खर्चे जो हैं सरकार पर एक तरह का बोझ भी होते हैं। तो ये व्यय सरकार चाहती है कि ये जो खर्चे हैं, ये इन खर्चों को कम से कम रखा जाए ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सके। सरकार योजनाओं पर भी जो खर्च करती है, जो कल्याणकारी योजनाओं पर, जो सरकार जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं बनाती है उन पे जो खर्च करती है, चाहे वो प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना हो, आयुष्मान भारत हो, सारी योजनाओं पर सरकार जो खर्च करती है वो राजस्व व्यय का उदाहरण है। इसके अलावा सरकार जो भी सब्सिडी देती है वो भी राजस्व व्यय का उदाहरण है। राजस्व व्यय से न सरकार की लायबिलिटी कम होती है और न इसके बदले सरकार को कुछ मिलता है, इसीलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब एक छोटा सा उदाहरण से थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपने एक किताब खरीदा या कोई मकान खरीदा, तो बताइए राजस्व व्यय है कि पूंजीगत व्यय है? तो जब आप किताब खरीदते हैं या कोई मकान खरीदते हैं, तो आप एक ही बार खरीदेंगे ना, एक बार खरीदेंगे, और ये आपको फायदा देगा आगे चल के, ये आपके लिए एसेट है। तो ये कहलाएगा पूंजीगत व्यय, ये कहलाएगा आपका पूंजीगत व्यय। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने मकान की मरम्मत करवाना शुरू किया, तो मरम्मत का जो खर्च है वो पूंजीगत व्यय नहीं है, याद रखिएगा। मरम्मत का खर्च राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय नहीं है। मकान खरीदना पूंजीगत व्यय है, लेकिन मकान की मरम्मत राजस्व व्यय है। ठीक है। तो किसी भी देश की आर्थिक मजबूती के लिए जरूरी है कि राजस्व प्राप्ति अधिक से अधिक हो और राजस्व व्यय कम से कम हो। जिस आमदनी को लौटाने की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं होती है वो राजस्व आय या राजस्व प्राप्ति कहलाती है। अब हम पूंजीगत बजट की पार्ट हिस्से में बात करते हैं। इसके भी दो हिस्से हो गए, पूंजीगत आय और पूंजीगत प्राप्तियां। दूसरा पूंजीगत व्यय, आय और व्यय यही तो बजट के हिस्से होते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है और आपने अपने बगल के पड़ोसी से उधार लिया, तो उधार का जो ये पैसा है ये राजस्व आय नहीं कहलाएगा, ये पूंजीगत आय कहलाएगा, ये खराब किस्म का आय कहलाएगा। कर्जा लेकर जो आपने आय बनाया, आपने पड़ोसी से 50,000 रुपया ले गया और आपने तो बताया कि मेरे पास तो 50,000 रुपया है, लेकिन उसका स्रोत क्या है? स्रोत तो कर्ज है ना। तो कर्ज लेके जो इकट्ठा किया गया पैसा वो अच्छा नहीं माना जाता, ये पूंजीगत आय कहलाएगा, ये आपका राजस्व आय नहीं कहलाएगा। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है और आपने अपनी गाड़ी या जमीन बेच दी, तो क्या राजस्व आय कहलाएगा? नहीं, ये भी राजस्व आय नहीं कहलाएगा। आपने अपनी संपत्ति को तो बेच दिया ना, ये भी कहलाएगा पूंजीगत आय, पूंजीगत प्राप्ति, दोनों एक ही चीज है।
पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्ति। यानी कि राजस्व आय अच्छी बात है, पूंजीगत आय खराब बात है। ठीक है। इसी तरह राजस्व व्यय खराब है। खराब मतलब बहुत खराब भी नहीं है, वो तो सरकार को करना पड़ता है। राजस्व व्यय, आप देश चला रहे हैं, इकोनॉमी आगे रन कर रहे हैं, तो व्यय तो करना पड़ेगा। लोग काम करेंगे तो आप उनको वेतन नहीं देंगे क्या? देंगे ना। वो भी हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है। लेकिन चाहती है सरकार को कम रहे, खर्चा हमारा कम रहे। लेकिन जो पूंजीगत व्यय है, सरकार ने स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, कोई पीएसयू बना दिया, तो इस तरह की जो चीजें, वो पूंजीगत व्यय में जो खर्च हुआ, कैपिटल बनाने में जो खर्च हुआ, वो आगे चल के क्या है? एसेट है, रोजगार देगा, इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, आपकी जीडीपी आगे बढ़ाएगा। या स्कूल है तो मानव संसाधन क्रिएट करेंगे, तो ये पूंजीगत व्यय है। यानी कि पूंजीगत आय ठीक नहीं है, पूंजीगत व्यय ठीक है। इसी तरह राजस्व आय बहुत अच्छा है, राजस्व व्यय थोड़ा सा खराब है। मतलब बहुत खराब तो नहीं कहेंगे, मैं बताया कि सरकार की जिम्मेदारी होती है। पूंजीगत जो व्यय है, उसका उपयोग सरकार लंबी अवधि की संपत्ति खरीदने, बनाए रखने या बढ़ाने के लिए करती है, और एक तरह का निवेश होता है। और इस तरह का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो आपकी इकोनॉमी की प्रभावशीलता को बढ़ाता है, क्षमता को बढ़ाता है, आपके आर्थिक मूल्य में सुधार करता है। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो मूर्त भी हो सकते हैं और अमूर्त भी हो सकते हैं। अब देखिए, यहां पर ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्या मूर्त क्या हो गया? आपने भूमि खरीद लिया, मशीनरी बनाया, कुछ सॉफ्टवेयर ये बनाया, ये सब क्या है? मूर्त उपकरण है। लेकिन सरकारें कई बार पेटेंट हासिल करती हैं। ठीक है। ये जो पेटेंट का जो मामला है, या लाइसेंस पर जो जो खर्चे हैं, ये पूंजीगत व्यय के उदाहरण है। ये अमूर्त, तो अमूर्त में पेटेंट और लाइसेंस वाली चीजें आ गई, और अमूर्त में ये जो जो फिजिकल एसेट्स हैं वो आ गया। इसके अलावा पूंजीगत में व्यय में सरकार द्वारा भविष्य में लाभ या लाभांश उत्पन्न करने और भूमि जैसी अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए किए गए निवेश भी शामिल होते हैं। कच्चे माल की अगर सरकार खरीद करती है, या ये कच्चे माल की खरीद भी पूंजीगत व्यय का ही उदाहरण है। सरकार अगर मेट्रो ट्रेन का निर्माण करती है, बुलेट ट्रेन का निर्माण करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती है, तो ये सब पूंजीगत निवेश का उदाहरण है। यानी कि किसी भी देश के विकास के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए पूंजीगत जो व्यय व्यय है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा होना चाहिए। और भले ही ऋण लेकर पूंजीगत व्यय करना पड़े, अगर आप ऋण लेके भी हॉस्पिटल बना रहे हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, बुलेट ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं, मेट्रो लॉन्च कर रहे हैं, गांवों में, दूर दराज इलाकों में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरी का काम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ भले ही ऋण लेकर किया गया हो, भले ही वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़े, आईएमएफ से लोन लेना पड़े, लेकिन ये आगे चल के आपकी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, इसलिए अच्छे माने जाएंगे। तो अगर हम सारांश की बात करें, तो ये सारांश आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अधिक से अधिक राजस्व आय और अधिक से अधिक पूंजीगत व्यय, इसका मतलब ये देश विकास कर रहा है। और यानी आपकी इकोनॉमी अच्छी है। लेकिन इकोनॉमी खराब कब है? जब कम राजस्व आय होगा और कम पूंजीगत व्यय करेंगे। इसलिए ये जो दो पार्ट हैं, ये थोड़ा, अभी देखिए इस साल के जो बजट में आप देखिए कि आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ती जा रही है, यानी कि ये क्या अच्छी बात है। और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप देखिए बढ़ रहा है, थोड़ा 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 ही बढ़ रहा है, पर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये दोनों बढ़ते ही रहने चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों चीजें बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, थोड़ी सी बढ़ी है, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ी है, तो ये भी ठीक कहा जाएगा। लेकिन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब इतना बड़ा देश है, इतनी इतनी चीजें हैं, इतनी गतिविधियां हैं, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। ये सरकार पर एक दबाव है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करें। अब देखिए, ये जो क्लास है आज वाली, ये प्रीलिम्स को फोकस लेकर कर है। मेंस में इसमें बहुत सारी इन चीजों पे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं आपको राजकोषीय घाटा बताऊंगा, एफआरबीएम एक्ट भी बताऊंगा, तो वो सब मैं प्रीलिम्स के उद्देश्य से बताऊंगा। मेंस की जब परीक्षा आएगी तो मैं मेंस वाली क्लास अलग से ले लूंगा आपके लिए।
तो जरा तीन खास स्थितियों की बात करिए। यदि सरकार आय से ज्यादा खर्च करती है तो ये घाटे की स्थिति है। तो ये घाटे की स्थिति तब तक अच्छी मानी जाएगी जब तक घाटे की वजह पूंजीगत व्यय हो। ठीक है, यानी सरकार को अगर अपनी कमाई बढ़ानी है तो राजस्व बढ़ाने वाली कमाई होनी चाहिए, न कि खुद के सामान या संपत्ति करके बेचकर धन इकट्ठा करके की गई कमाई। इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। और फिर अगर राजस्व आय और पूंजीगत खर्चे इनको सरकार अगर बढ़ाती है तो सरकार की नीतियां अच्छी मानी जाती हैं। तो भले ही पूंजीगत जो खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्तमान में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, आपके लिए कुछ बोझ पैदा कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर आपकी इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। तो ये तीन खास स्थितियां हैं। थोड़ा सा इस पार्ट को देखिएगा। इसमें मैंने कुछ चीजें बताने की कोशिश किया है कि अगर रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को अलग अलग दिखाया है। रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू के दो पार्ट हो गए, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारी चीजें हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें सेल टैक्स है, आपका कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, इंटरटेनमेंट टैक्स। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो इंटरेस्ट रिसिप्ट्स हैं या फिर फीस और फाइन आप देते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी, आप रेड लाइट क्रॉस कर गए तो वो जो चालान कटेगा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होगा। जो बाहर से ग्रांट मिलते हैं सरकार को, मान लो जापान ने भारत को कुछ ग्रांट दे दिया, कुछ अनुदान दे दिया, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होगा। इसके अलावा अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या होगा, ये आपकी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं इस पे। कैपिटल रिसिप्ट में आपका होगा जो भी आप रिकवरी आप लोन करेंगे ना, ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है। जो आप विनिवेश करते हैं, सरकार जो सरकारी कंपनियों में अपनी भागीदारी कम करने के लिए कुछ हिस्सा बेच देती है, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वो भी आपका कैपिटल रिसिप्ट है। सरकार जो बारोइंग करती है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से बारोइंग करती है, वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है, एकदम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन इस पे बनता है। प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो सरकार के लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी एक कॉपी में नोट कर लीजिए, प्रोविडेंट फंड से मिला हुआ पैसा किसका उदाहरण है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, दोनों में से कोई नहीं, तो इसका उदाहरण कैपिटल रिसिप्ट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या है आपके, पैसा कहां से आता है, आपकी तिजोरी में पैसा कहां कहां से आता है। जो कैपिटल रिसिप्ट है ना, जिसकी चर्चा भी किया, ये सिर्फ 2% है आपके तिजोरी का पैसा। जो आप बारोइंग करते हैं और जो दूसरी लाइबिलिटीज हैं, ये सब मिला के लगभग 34% है। 34%, सबसे ज्यादा पैसा जो है यही यहीं से आता है, बारोइंग से और दूसरी लाइबिलिटीज से। इनकम टैक्स से जो पैसा है वो 30% के आसपास है। इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो पैसा है वो 28% है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू 6% है। तो ये पैसा के आने के स्रोत हैं, विभिन्न स्रोत। और पैसा जाता कहां है, पैसा का खर्चा कहां कहां होता है। स्कीम जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 26% उन पर खर्चा होता है। सरकार जो इंटरेस्ट पे करती है उस पर जो खर्चा है वो लगभग 20% है। डिफेंस में हमारा जो खर्चा है वो 8% है कुल खर्च का, जीडीपी का। सब्सिडीज पे हम 7% खर्च करते हैं। फाइनेंस कमीशन पे 9% करते हैं। टैक्सेस और ड्यूटीज में जो स्टेट्स का जो शेयर है 18% है। पेंशन पे हम 4% खर्च करते हैं। ये हमारा जो स्पेंडिंग प्लान है, जो सरकार बजट में प्लान रखी हुई है, ये हमारे स्पेंडिंग प्लान है इस साल का। आइए कुछ छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करेंगे और इसका आंसर हमारे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए। भारत ने जापान से 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और बुलेट ट्रेन परियोजना पर खर्च कर दिया। ये किसका उदाहरण है, राजस्व आय, राजस्व व्यय। पहला। दूसरा, राजस्व आय और पूंजीगत व्यय। तीसरा, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। चौथा,
पूंजीगत आय और राजस्व व्यय। जल्दी बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा 3। तीसरा क्यों इसका उत्तर सही हो गया? क्योंकि जापान से जो कर्जा लिया तो वो तो पूंजीगत आय का उदाहरण हुआ, लेकिन जो खर्चा हो रहा है बुलेट ट्रेन पर वो तो हमारे लिए एसेट हो गया ना, वो तो हमारे लिए परिसंपत्ति हो गई जो आगे चलकर हमें लाभ प्रदान करेगी। तो इसका उत्तर हो गया 3। आइए एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखते हैं। भारत सरकार ने विनिवेश करके धन का जो खर्चा है, रक्षा क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए उन्होंने रसिया से S-400 की खरीदारी कर दी। S-400 खरीद लिया। ये किसका उदाहरण है? जल्दी बताइए इसका इसका उदाहरण जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ये भी हुआ आपका पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय का उदाहरण, क्योंकि ये जो खर्च है, रक्षा बजट का जो खर्चा है ना, ये रोज का खर्चा नहीं है, इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी कि पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। रक्षा क्षेत्र में जो वेतन और पेंशन देंगे वो राजस्व व्यय के उदाहरण होंगे, लेकिन जब बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जो खर्च करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगा। अब एक और क्वेश्चन करिए फटाफट, देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत सरकार ने टैक्स से मिले हुए आय को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर खर्च कर दिया। कोविड में देखा आपने कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बहुत मदद की लोगों की। तो ये किसका उदाहरण है बताइए? ये राजस्व आय राजस्व व्यय पहला, दूसरा राजस्व आय और पूंजीगत व्यय, तीसरा पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय, और चौथा पूंजीगत आय और राजस्व व्यय। जल्दी बताइए इसका उत्तर चैट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए सरकार को टैक्स से जो आय मिल रही है वो क्या है? वो राजस्व आय है, ठीक है, क्योंकि इससे ना सरकार की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ये सरकार के लिए एक अतिरिक्त स्रोत बन रही है राजस्व की। लेकिन ये कल्याणकारी कार्यक्रम पे खर्च कर दिया इन्होंने पैसा, तो वो तो सरकार का क्या राजस्व व्यय का हिस्सा होगा ना। तो इस ये उसका भी उत्तर हुआ 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। भारत सरकार को जापान से कुछ अनुदान प्राप्त हुए और उस राशि का उपयोग करके सरकार ने वर्ल्ड बैंक का ऋण चुकाया। जल्दी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर से पढ़ता हूं। भारत सरकार को जापान से कुछ अनुदान प्राप्त हुए और उस राशि का उपयोग करके सरकार ने वर्ल्ड बैंक का ऋण चुकाया। ये किसका उदाहरण है? राजस्व आय और राजस्व व्यय, राजस्व आय और पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय, और पूंजीगत आय और राजस्व व्यय। जल्दी बताइए। अब देखिए यहां पर कितना ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो जापान से अनुदान प्राप्त हुआ था, अनुदान तो लायबिलिटी हुई नहीं, ये तो आपको मुफ्त में मिली हुई एक मदद है, तो ये राजस्व आय हो गया, ये हुआ आपका राजस्व आय। ठीक है, अब ये पूंजीगत का चक्कर क्या है इसमें देखते हैं। इससे सरकार ने वर्ल्ड बैंक का ऋण चुका दिया, मतलब सरकार ने अपना बोझ कम किया। तो ये तो फिर व्यय पूंजीगत व्यय हुआ ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बड़ा खूबसूरत व्यय होता है, ये आपके बोझ को कम करता है। तो इसका उत्तर हुआ राजस्व आय और पूंजीगत व्यय। राजस्व आय इसलिए कि अनुदान मिला हुआ है, किसी दूसरे देश ने हमें मदद की है तो वो हमें वापस लौटाना नहीं है, तो राजस्व आय आपकी रिसिप्ट हो गई। और व्यय में उसका हमने अपना पुराना बोझ चुका दिया, हमारा पुराना जो बर्डन था उसको कम किया, तो वो क्या हो गया? पूंजीगत व्यय हो गया। ये कुछ अच्छे से क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करना है आपको, खूब आते हैं आपकी परीक्षाओं में। अब हम आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ वेरियस डेफिसिट। विभिन्न प्रकार के घाटे क्या हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, और ये बजट का एक मूलभूत अवधारणा आप कह सकते हैं, उसमें ये चीजें आती हैं। अब चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेरियस डेफिसिट। तो घाटा कब होता है, पहले इसकी बात कर लें। घाटा का मतलब जब आपका जो खर्चा है आय से कम हो, तब वो घाटा कहलाता है। तो घाटे का जो समीकरण होगा, अगर हम इक्वेशन की बात करें, तो आपका ये इक्वेशन है, घाटा बराबर व्यय माइनस आय। ठीक है,
और इस समीकरण में व्यय हमेशा अधिक होगा, व्यय हमेशा अधिक होगा, मतलब एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर ऋणात्मक हो गया तो ऋणात्मक हो गया तो घाटा कहाँ रहा, वो तो लाभ कहलाएगा ना। अगर ऋणात्मक घाटा का मतलब लाभ, तो घाटा रहा ही नहीं। तो ये इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है घाटे का, डिफिसिट का। अब हम रेवेन्यू डिफिसिट की बात करेंगे, राजस्व घाटे की बात करेंगे। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा का मतलब हो गया राजस्व व्यय ऋण माइनस राजस्व आय। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या अधिक राजस्व घाटा होना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। जब राजस्व घाटा किसी देश का लगातार बढ़ता है तो इसका मतलब है कि वहां की नीतियां ठीक नहीं है, और इसीलिए सरकारों पर दबाव होता है कि वो रेवेन्यू डेफिसिट को कम से कम करें। तो इसका फॉर्मूला क्या है रेवेन्यू डेफिसिट का? टोटल रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है ये कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, आपको पता है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कभी भी आपके लिए एसेट नहीं क्रिएट करता, और इससे कोई आपकी देनदारी यानी कि लायबिलिटी भी कम नहीं होती। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दो भाग में बांट सकते हैं, पहला प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड। ठीक है। तो राजस्व घाटे को कैसे कम करें? सरकार अप्रत्यक्ष करों का उपयोग करके अपने रिसिप्ट को बढ़ा सकती है और अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। इसी तरह जो अपनी गैर कर प्राप्तियों को भी बढ़ा सकती है सरकार, और अपने राजस्व घाटे को कम कर सकती है। सरकार अपनी मौजूदा संपत्ति को बेच कर भी अपने राजस्व घाटे को कम कर सकती है, और कभी कभी उधार लेकर सरकार अपनी रेवेन्यू डिफिसिट को कम करने की कोशिश करती है और अपने अनावश्यक व्यय को कम करने की का प्रयास करती है। लेकिन राजस्व घाटा नुकसानदायक होता है, ये बाद में चलकर इन्फ्लेशन पैदा करता है, और अगर इसको कंट्रोल न किया जाए तो अधिक उधार लेना पड़ सकता है, आपकी रीपेमेंट लायबिलिटी बढ़ सकती है, और आपकी देश की परिसंपत्तियों में कमी आ सकती है। तो ये तो रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पर। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये क्या है? अब ये जो है कंसेप्ट है, मान लीजिए सरकार ने झारखंड राज्य को 300 करोड़ रुपए का अनुदान दे दिया, और सरकार ने कहा कि ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट में हमारा भाग है ये। लेकिन झारखंड की सरकार क्या की, इस पैसे का इस्तेमाल करके 10 स्कूल बनवा दिया, 30-30 करोड़ रुपए की लागत से 10 स्कूल बना दिया, और बहुत ही एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल, आईसीटी भी इनेबल्ड स्कूल बना दिए बच्चों के लिए। तो ये जो सरकार का झारखंड स्टेट का जो खर्चा है, ये तो पूंजीगत व्यय है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो तो एसेट क्रिएट कर रही है। तो देखने से तो लग रहा है कि 300 करोड़ का जो रुपया का जो खर्च है वो राजस्व घाटे की श्रेणी में है। लेकिन झारखंड राज्य ने तो उल्टा काम कर दिया, उस पैसे का सही इस्तेमाल कर दिया, स्कूल बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का खड़ा कर दिया। यानी कि जब हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की गणना करेंगे तो इस घाटे को कम कर देंगे, 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए के घाटे को हम कम कर देंगे, और इस प्रकार जो राशि मिलेगी वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आएगी। माने कि कुल रेवेन्यू डेफिसिट में से वो पैसा माइनस कर दीजिए जो कि स्टेट्स ने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया। और प्रभावी राजस्व घाटा जब गणना करते हैं तो अस्पताल, सड़कों पे जो खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च होता है, उनको घटा देते हैं, और इस तरह बनता है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। Effective revenue deficit is equal to revenue deficit minus capital assets creation. It aims to deduct the assets exhausted from borrowing to finance capital expenditure.
ठीक है। अगर हम समीकरण की बात करें तो प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस राज्यों द्वारा पूंजीगत सृजन। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पॉपुलर इंपॉर्टेंट घाटे पर, फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट क्या है? तो अब इसके उदाहरण कई बुक्स में बड़े कंफ्यूजन वाले दिए गए हैं। आप सिर्फ एक लाइन में याद करिए फिजिकल डिफिसिट क्या है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब बाजार से ली गई संपूर्ण उधारी। यानी कि जब सरकार बजट में घाटा दिखाती है ना, तो शून्य बनाने के लिए उस घाटे को जो ऋण लेती है, जो उधारी लेती है बाजार से, वही कहलाता है राजकोषीय घाटा। और भले ये ऋण विदेशी संस्थान से क्यों नहीं लिया गया हो, या सरकार बैंक को जीसेक सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर करे, तो ये सारा जो है, ये जो भी बारोइंग है, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। मॉनेटरी पॉलिसी का जो लेक्चर है ना, जो सेकंड लेक्चर था, उसमें काफी चर्चा भी मैंने किया था, जीसेक के बारे में ठीक से बताया था। आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा इसमें, इसके वीडियो में। तो ये सारी चीजें आती हैं, राजकोषीय घाटे के तहत आती हैं। अब इसको थोड़ा एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई आपके मित्र हैं राकेश जी, और उनकी इनकम है 5 लाख रुपए सालाना, और उनका खर्चा है 7 लाख रुपए सालाना। यानी कि हर साल उनको 2 लाख रुपए, मैं मान लीजिए किसी एक फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो इस साल मान लीजिए 5 लाख रुपए उनकी आमदनी हुई, 7 लाख रुपए उनको खर्च करना पड़ा। 2 लाख रुपए का उनको नुकसान हो गया, घाटा हो गया। इस 2 लाख की भरपाई के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी बेच दी, 50,000 रुपए में गाड़ी बेच दी। तो 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपए की देनदारी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई, तो अब बचा 1.5 लाख रुपए। तो अगर गाड़ी नहीं है बेचते तो 2 लाख रुपए की का घाटा होता। तो ये जो घाटा हो गया है ना, ये जो गैप है इनका, 1.5 लाख रुपए का ये जो गैप है, यही है राजकोषीय घाटा। मतलब जो कुल आपकी देनदारी है, जिसके लिए आप बाजार से ऋण लेंगे, और ऋण लेके अपनी कर्ज को खत्म करेंगे, अपने घाटे को खत्म करेंगे, ये जो 1.5 लाख रुपए का जो घाटा है, 1.5 लाख रुपए का जो अंतराल है, यही है आपका फिजिकल डेफिसिट। अब इसकी गणना कैसे करेंगे? फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ दिया एक तरफ, और दूसरी तरफ रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को जोड़ दिया, और इन दोनों को आपस में घटा दिया, तो बना फिजिकल डेफिसिट। अगर सिंपल फॉर्म की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बारोइंग्स। ये हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर रखा गया है। इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, इसको मैच कराना है, ध्यान से पढ़िएगा। अब ये यहां पर पहले में सारे डेफिसिट के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ इनकी डिफिनीशंस दी गई हैं, और यहां पे आपके ऑप्शंस हैं। तो आइए पहले वन बाय वन देखते हैं। पहले है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है आपका, रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक से बताता है। मतलब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक से बताता है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या है? अगर हम इसमें देखें तो ये जो बात कही जा रही है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस सर्टेन नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ रीपेमेंट्स, इनका डिफरेंस आपका फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट अगर हम इसमें देखें तो ये जो थर्ड पार्ट है प्राइमरी डेफिसिट की बात करता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। और फिर चौथा है आपका बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट क्या है? ये आपका पहला वाला हिस्सा हो गया, गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट
द करेक्ट ऑप्शन इज बी, उसका ऑप्शन बी है, ठीक है। जो राजकोषीय घाटा, इसमें क्वेश्चन आपके मेंस में भी काफी आते हैं। तो पहले तो ये सारी वित्तीय समस्याओं की जड़ है। फिजिकल डिफिसिट आपके सभी वित्तीय समस्याओं की जड़ है। जब राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो उस देश की वित्तीय समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो ये जो राजकोषीय घाटे के प्रमुख कारण क्या है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं आपकी मेंस में ना, उस पे कई बार आता है। जो सरकार लगातार सब्सिडी बढ़ाती है, जो वेतन बढ़ते जा रहे हैं विभिन्न फाइनेंस कमीशन के बाद आने के बाद, कर्ज की माफी कई बार सरकार करने लगती है, कई बार जानबूझ के करती है, क्योंकि लोकतंत्र है, चुनाव आते ही सरकार को चुनाव में लोकप्रियता की चिंता सताने लगती है, तो कई बार लोक लुभावन काम करती है, तो प्रोत्साहन पैकेज देती है। सरकारी उपक्रमों का जो घाटा है, कर्जों पर जो ब्याज है, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या होती है फिजिकल डिफिसिट की, कर की चोरी से राजकोषीय घाटा होता है। इसके अलावा जो अनुचित सार्वजनिक खर्च को अगर राजनीतिक संरक्षण दिया जाए तो वो भी राजकोषीय घाटे को बढ़ाता है। तो यहां पर एक इथिक्स का एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है कि बढ़ते हुए जो सार्वजनिक खर्चों का जो राजनीतिक संरक्षण है और आपके देश का जो राजकोषीय घाटा का जो बोझ है, उसमें का जो एथिकल एंगल है उसको डिस्कस करने के लिए आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसको थोड़ा आप लिख के दिखा सकते हैं आप मुझे। और क्या नकारात्मक पहलू है? राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सार्वजनिक ऋण लेने पड़ते हैं, जिन पर सरकार को भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। ब्याज तो चुकाना पड़ेगा जब आप ज्यादा ऋण लेंगे। और सरकार जब बैंकों से ऋण लेती है तो निजी क्षेत्र के लिए ऋण की पात्रता कम होने से औद्योगिक विकास प्रभावित होता है और विदेशी निवेश प्रभावित होते हैं। ये एक बड़ा नकारात्मक पहलू है। और फिजिकल डिफिसिट के क्या चैलेंजेस हैं? जब आपका फिजिकल डिफिसिट बढ़ने लगता है तो सरकार बुनियादी ढांचा में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाती है। आपकी देश की इकोनॉमी तब बढ़ती है ना जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो जब ज्यादा फिजिकल डिफिसिट होगा तो आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, आपके रिसोर्सेज ही कम हो जाएंगे। सरकार फिर नए नए टैक्सेस लगाना शुरू कर देती है जनता पर, और फिर क्या, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ेगी तो जनता को और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर सरकार का उद्देश्य है कि लॉन्ग टर्म में उसकी इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़े, हम ग्रो करें, समृद्ध हो, तो जरूरी है कि हम राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि पूंजीगत खर्चों में कटौती करें। क्षमा करिएगा, मतलब सरकार क्या करती है, राजकोषीय घाटे को कम करने में कई बार पूंजीगत खर्चों में कटौती करने लगती है। पूंजीगत खर्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बहुत अच्छे होते हैं। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो कैसे आप अपने देश का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान कर पाएंगे? तो सरकार क्या करती है, राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करने लगती है। और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना कम होगा तो आपके देश का विकास बाधित हो जाएगा। इसके अलावा सरकार आरबीआई से उधार लेती है और फिर छोटे और लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करके बाजार से पैसा इकट्ठा करती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। मैंने बताया आपके लेक्चर में, मॉनेटरी पॉलिसी का जो सेकेंड लेक्चर था, वो लिंक में डाल दूंगा इसमें, बहुत अच्छा लेक्चर था, उसको ठीक से पढ़िएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो सरकार के सामने चैलेंजेस खड़े करते हैं रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ने पर। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राथमिक घाटा। जब राजकोषीय घाटे में जो ब्याज अदायगी है ना, कई बार सरकार पहले का कर्ज ले रहती है, उस फाइनेंशियल ईयर से पहले के 2 साल के, 5 साल या 10 साल पहले के कर्ज पर कुछ ब्याज अदायगी करती है, तो वो भी आपके राजकोषीय घाटे में शामिल हो जाता है। तो सरकार को अपनी पीठ थपथपाने का मौका भी तो चाहिए ना कि हमारा घाटा कम है। तो वो क्या करती है, कई बार ब्याज अदायगी जो है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है, उसको कम कर देती है, माइनस कर देती है। तो राजकोषीय घाटे में से जब आप ब्याज अदायगी को माइनस कर देंगे तो जो घाटा मिलेगा वो है आपका प्राइमरी डिफिसिट। प्राइमरी डिफिसिट इज डिफाइंड एज फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन
previous borrowings. And primary deficit shows the borrowing requirements of the government for meeting expenditure, excluding interest payment. अब देखिए, अगर फिजिकल डिफिसिट की बात करें, इसमें जो स्टार है वो परसेंटेज अमाउंट और अकाउंट्स और ये बजट एस्टिमेट्स को लेकर दिखाया गया है। 2019-20 में ये 4.7% था। 2020-21 में कोविड काल में ये 9.2% पहुंच गया जीडीपी का, बहुत ही खतरनाक स्तर था। उसके बाद 2021-22 में फिर धीरे धीरे सरकार ने कम किया, और 22-23 का जो बजट एस्टिमेट है उसमें सरकार ने 6.4% तक लाने का लक्ष्य रखा है। ये जो चैलेंजेस है फिजिकल डिफिसिट के, फिजिकल, अगर सरकार के ऊपर कोई जवाबदेही का कोई क्लॉज न हो तो ये तो फिजिकल डिफिसिट बढ़ते ही रहेंगे। तो ये फिजिकल डिफिसिट को कम करने के लिए सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM एक्ट लाया। 2003 में यह लाया गया। और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी सरकार को फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको देखते हैं। असल में 1990 से लेकर 2000 के बीच में सरकार बहुत ज्यादा बोरोइंग करती थी, बहुत ज्यादा, और इससे आपका फिजिकल डिफिसिट बहुत बढ़ता था, आपका रेवेन्यू डिफिसिट बढ़ता था, और ऋण जीडीपी का जो अनुपात था वो भी अच्छा खासा हो गया था। तो इसने हमारी इकोनॉमी को प्रभावित किया था, और फिर एक डर सा लगने लगा था कि हमारा देश ऋण के जाल में फंस जाएगा। और इस उद्देश्य को खत्म करने, इन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया साल 2003 में। उसका उद्देश्य था कि भारत की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता लाया जाए, हमारा जो राजकोषीय व्यय, जो फिजिकल डिफिसिट की जो मामला है उसमें अनुशासन लाया जाए, कम से कम किया जाए, सरकार कुशल ऋण प्रबंधन करे और देश में आर्थिक स्थिरता का एक माहौल लाए। इसके अलावा राजकोषीय और मौद्रिक नीति के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए FRBM एक्ट लाया गया, और जिसके तहत सरकार ने उस समय राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कम किया। लेकिन अब इस पे सवाल नहीं आएंगे, 2003 वाले पे सवाल नहीं आएंगे। अब इस पर नए बहुत सवाल आ चुके हैं आपकी परीक्षा में, अब इस पर नए सवाल बनते हैं। तो जो नया वाला पार्ट है उसको मैं डिस्कस करता हूं। जब ये साल 2003 में जब कानून बना था तो हमारी इकोनॉमी छोटी थी, और हमारी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं होता था। आज इकोनॉमी हमारी बढ़ चुकी है, और हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है। और भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी काफी अच्छा हो गया है 2003 की तुलना में। 2003 में जब एक्ट आया था उसकी तुलना में आज ज्यादा अच्छा हो गया है, और भारत आज एक मध्यम आय वाला देश बन गया है। इसके अलावा भारतीय जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, वो बड़े होने के साथ साथ ओपन भी हुई है। ओपन का मतलब हमने बाहर के लोगों को आने के लिए जो बंद दरवाजे थे उसको काफी ज्यादा खोल दिया है। हम स्वागत कर रहे हैं निवेश का, आइए और हमारे यहाँ निवेश करिए। और इसके अलावा तेजी से विकास करने वाली इकोनॉमी बन चुकी है। इन सारी परिस्थितियों में जो 2003 का FRBM एक्ट था वो एक तरह से इररिलेवेंट हो गया, इसमें नई चीजें लाने की जरूरत है। तो नई चीजें आई, वो भी मैं बता रहा हूं। इसके अलावा साल 2008-9 में पूरी दुनिया में एक रिसेशन की स्थिति आई थी, एक मंदी की स्थिति आई थी। उसकी वजह एक सब प्राइम क्राइसिस थी जो कि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ था, और उसकी वजह से भी दुनिया भर में फिजिकल पॉलिसी को लेकर एक बड़े पैमाने पर बदलाव आया। तो आज जो राजकोषीय नीति है, पहले कर्ज पर जोर दिया जाता था कि कर्ज कम करें, आज घाटे को कम करने पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से FRBM एक्ट में सुधार लाने के लिए जो भारत के अर्थशास्त्री या पूर्व वित्त सचिव थे श्री NK सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, NK सिंह कमेटी का गठन किया गया, और इस कानून में बदलाव की आवश्यकता के लिए NK सिंह ने 2003 वाली जो सिफारिशें थी जिसमें राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उसको मैं नहीं बताया हूं क्योंकि अब उस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो इन्होंने क्या सिफारिशें दी, 2017 में इन्होंने अपनी कुछ सिफारिशें दी, और इसमें इन्होंने कहा कि सरकार के ऋण के लिए जीडीपी के
60% की सीमा तय होनी चाहिए। यानी केंद्र सरकार का जो कर्ज होगा जीडीपी का 40% और राज्य सरकार का जो कर्ज होगा 20% होगा। ये सीमा इन्होंने बना दिया। इसके अलावा इन्होंने फिजिकल काउंसिल का गठन का सुझाव दिया कि एक फिजिकल काउंसिल बने और ये काउंसिल न केवल इन सारे जो खर्चे उनको मॉनिटर करे बल्कि कुछ और सकारात्मक जो पहल करे ताकि हमारी देश की इकोनॉमी बेहतर हो। इसके अलावा कुछ और भी सिफारिशें थी, लेकिन ये जो दो महत्वपूर्ण सिफारिशें एनके सिंह साहब की थी। लेकिन भारत के जो प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं श्री अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिफारिशें थोड़ी सी बोझिल टाइप की हैं और इससे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का जो दौर है, वो जो रफ्तार है, उसको ये मुश्किल करेगी। इसलिए इन्होंने जो कहा उसको जरा ध्यान से सुनिए। मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि राजकोषीय घाटे के बजाय आपका फोकस प्राइमरी डिफिसिट को कम करने पे होना चाहिए। इन्होंने प्राइमरी डिफिसिट की बात की। मतलब अब बात किया जा रहा है कि प्राइमरी डिफिसिट आपका फोकस होना चाहिए ताकि आप अपने घाटे को कंट्रोल कर सकें। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी आज बजट के क्लास में।